नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। संसद के भीतर विपक्षी पार्टियों का हंगामा आज भी जारी रहा। ये हाल तब है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा की बात कही है। अब राहुल गांधी अड़ गए शाह के इस्तीफे पर। इधर एक और घटनाक्रम घटा। सीजेपी के फाउंडर दीपिके एंड टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और अब वो जंतर मंतर पार्ट 2 की बात कह रहे हैं। जाहिर है सवाल कई सारे हैं, क्योंकि जब पेपर लीक पर सख्त कानून बन चुका है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, तो फिर इतनी हाय तौबा किस बात की है। सवाल ये भी कि जब कांग्रेस शाह से जवाब मांग रही थी और अब गृह मंत्री खुद जवाब देने को तैयार है, तो कांग्रेस चर्चा से भाग क्यों रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We're not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। क्या कांग्रेस की रणनीति संसद से सदन तक बस यही है? हिट एंड रन वाली? जंतर मंतर प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज वाले मुद्दे पर कल तक कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जवाब चाहती थी, सदन में चर्चा चाहती थी, और आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह तैयार हुए तो कांग्रेस फुर्र हो गई। राहुल गांधी ने शाह की चर्चा वाली संस्कृति पर यू टर्न मार लिया। मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। We're not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? तो कांग्रेस के युवा नेता चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन सवाल यह है कि जवाब सुनने से फिर विपक्ष कन्नी क्यों काट रहा है? जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर अब विपक्ष क्यों भाग रहा है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि लगता है जैसे कांग्रेस को गृह मंत्री शाह के जवाब से ज्यादा अपने नेता की इमेज को चमकाने में रुचि ज्यादा है। क्योंकि पहले कांग्रेस कहती थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दें, अब कांग्रेस कह रही है अमित शाह को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। पहले कांग्रेस कहती थी कि शाह जवाब देने से भाग रहे हैं, अब कह रही है हमें लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूछिए गृह मंत्री से ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं। इतने डरपोक कैसे हो गए आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष। तो सवाल ये है कि आखिर भाग कौन रहा है चर्चा से? कल तक जिस जेनजी के नाम पर राजनीतिक हंगामा सदन के भीतर से लेकर बाहर तक ताना जा रहा था, अब जब उसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, तो विपक्ष और खासकर उसके नेता बच क्यों रहे हैं? मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या गृह मंत्री के तथ्यों को सुनना नहीं चाहती कांग्रेस? आखिर शाह के कौन से तथ्यों या सबूतों से विपक्षी भाग रहे हैं? क्या छात्र आंदोलन के नाम पर रचा गया व्यूह टूटने का डर है? बाकायदा देश के गृह मंत्री ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सदन में चर्चा के लिए समय मांगा। उन्होंने साफ लिखा कि माननीय स्पीकर जितने घंटे चाहें इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। पहले उन्होंने ये कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? तो क्या सारा बवाल, सारा हंगामा सिर्फ विपक्षी ड्रामा भर था? क्या वाकई विपक्ष और उसके नेता इस बात पर गंभीर थे कि छात्रा पर हुए लाठीचार्ज वाले मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा हो? क्योंकि अगर देश के गृह मंत्री बोलते तो तस्वीर और साफ होती। आखिर गृह मंत्री के तथ्यों और तर्कों से डर कौन गया? अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है? और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। तथ्यों से अलग सनसनीखेज डायलॉग। क्या कांग्रेस और उसके नेता चुनावी मैदान में पब्लिक का भरोसा इसी वजह से खो देते हैं क्योंकि वो जो कहते हैं उस पर टिकते नहीं? वैसे विपक्षी शोर शराबे, हंगामे और तमाम अड़चनों, गतिरोधों के बीच भी मॉनसून सत्र में अब तक सरकार कुल 13 बिल दोनों सदनों से पास करा चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों ही सदनों में सिर्फ एक एक बिल पेंडिंग है। खास बात यह है कि लोकसभा में पास हुए एक बिल को छोड़कर किसी भी बिल पर विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अमित शाह ने अगर आने का मन बनाया है तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर? आपको आना ही पड़ेगा। ये जनता की ताकत है। जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर बच्चों पर गोलियां चलाई, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ा है, बहुत कुछ किया है, अत्याचार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो इस्तीफा ले लिया होता ये लोगों ने। इधर विपक्ष हंगामा खेलता रहा, उधर एफसीआरए संशोधन बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एफसीआरए बिल जेपीसी भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा था। एफसीआरए संशोधन बिल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? एक संदेश बहुत साफ है मोदी सरकार का कि वो अपने तय एजेंडे से टस से मस होने वाली नहीं। जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, उस राह से वो कदम पीछे खींचने वाली नहीं।
फिलहाल तो सरकार एफसीआरए बिल को संसद की 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। हालांकि एफसीआरए बिल पर विपक्ष के अल्पसंख्यक टारगेट वाले कार्ड पर भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया और इसे विपक्ष का एक और झूठ बताया। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। इधर एक और तमाशा देखिए। छात्रों की बात करने का दावा करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिबके एक बार फिर दिल्ली में एक्टिव हैं। रांची के छात्र आंदोलन से दूरी बनाए रखने वाले दिबके दावा कर रहे हैं जंतर मंतर पार्ट 2 का। दिल्ली में अब एक नया शिगुफा छेड़ा जा रहा है और टारगेट पर बीजेपी है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे। अब सवाल तो उठेंगे कि छात्रों का नाम लेकर मैदान में आए किरदार किसके लिए बैटिंग करने उतरे हैं। दिल्ली के बजाय रांची में छात्रों के बीच जाने से इन्होंने क्यों परहेज किया। ठीक वैसे ही दिल्ली आने के बजाय दीपके रांची भी तो जा ही सकते थे। फिर रांची के छात्रों के बीच जाने से इन्होंने परहेज क्यों किया। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेताओं ने रांची के छात्रों के आंदोलन से दूरी बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। 6 अगस्त को माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने इसे साजिश करार देना शुरू कर दिया था। रामगोपाल यादव से लेकर अवधेश प्रसाद हादसे पर सवाल उठाने लगे। बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के एक्सीडेंट को सीधे साजिश और हत्या करार दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया में आज एक वीडियो सामने आने के बाद अतीक अहमद के बेटे की मौत का पूरा सच सामने आ गया है। इस वीडियो में ऐसा है क्या, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 6 अगस्त की तारीख थी। झांसी कानपुर हाईवे पर एक कार रफ्तार से दौड़ रही थी। रफ्तार भी ऐसी कि 120 किलोमीटर के आसपास रही होगी। सफेद रंग की एसयूवी आगे जा रहे लोडर को ओवरटेक करती है और फिर बेकाबू हो जाती है। लोडर को ओवरटेक करने के बाद कार बाईं तरफ हाईवे से फिसलने लगी और फिर जो हुआ वो एक ऐसा खौफनाक मंजर था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। तेज रफ्तार क्रेटा कार हाईवे के किनारे डिवाइडर से टकराई, कई फीट हवा में उछली। हादसे का ये डरावना मंजर पीछे चल रही कार के डैश कैम में कैद हो गया। बता दें कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये उसी हादसे की तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई थी। और इसी हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर सीधे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। न सबूत, न कोई तथ्य, न कोई बयान, सीधे इल्जाम। अबान अहमद की मौत के बाद अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर प्रवक्ता तक ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। रामगोपाल यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक बिना सबूत, बिना जांच सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे। आरोप लगाए गए कि यह हादसा नहीं, हत्या है, साजिश की गई, वगैरह वगैरह। अतीक के बेटे की मौत के बाद समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साधती रही, सवालों के साथ नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। रामगोपाल यादव से पहले अबू आजमी से लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी इसी हादसे पर सवालिया निशान लगाया था। शायद मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, राजनीति का तकाजा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को हादसे में भी सरकार को घेरने का मौका नजर आने लगा,
लेकिन एक कार के डैश कैम में कैद हादसे की तस्वीरें सामने आने के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। तस्वीरें बता रही हैं कि भयानक रफ्तार की वजह से ये खौफनाक हादसा हुआ था। अबान अहमद की कार बेकाबू होने के बाद हाईवे के किनारे डिवाइडर से टकरा गई थी। सड़क खाली थी, न कोई पीछे से टकराने वाली गाड़ी थी और न ही कोई सीक्रेट साजिश। इसीलिए वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब अतीक अहमद, जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? क्या अपराधियों को सरकारी वायुयान में बैठाल करके नाश्ता करना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव जी दंगाइयों के साथ किया करते थे? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है। पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता कैमरों के सामने आकर एक्सीडेंट को साजिश बता रहे थे, वीडियो देखने के बाद उनका रिएक्शन क्यों नहीं आया? हादसे को साजिश बताने वाले कहां गायब हो गए? अबान अहमद सुपुर्द खाक हो चुका है, लेकिन सवाल बरकरार हैं। सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने बिना तथ्य और सबूतों के हादसे को साजिश क्यों बता दिया? क्या इसके पीछे यूपी के मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण है? यूपी विधानसभा चुनाव में 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है। यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो प्रदेश की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर नतीजा बदलने की ताकत रखते हैं। अतीक अहमद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहा। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही फूलपुर से लोकसभा चुनाव भी जीता। हादसे में अतीक के बेटे की मौत के बहाने समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में जुट गई। फिलहाल हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि हाल ही में हुए एक दुर्घटना से संबंधित बताया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी के निर्देशानुसार उक्त वीडियो की ऑथेंटिसिटी एवं स्रोत की जांच कराई जा रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हादसे वाली जगह पहुंची और कैमरे में जो दिखा वो आप भी देखिए। ये झांसी कानपुर हाईवे है। यहाँ ये वाला रोड सीधा झांसी की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहीं से जो वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी नीचे उतरी है सड़क से और इसके बाद में सीधे जा कर के डिवाइडर से टकराई है। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी वहाँ से उछल करके हवा में दूसरी तरफ को आकर खड़ी हो गई है। साथ ही हम ये भी बता दें कि यहाँ जो वीडियो में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं उनका रियलिटी चेक जब हमने किया मौके पर, तो आप देख सकते हैं बिजली का पोल यहाँ पर लगा हुआ है, ये मकान भी सामने दिख रहा है और इसके पीछे एक और बिल्डिंग दिख रही है और कई चीज़ें, जो पेड़, कई चीज़ें इस तरह से दिख रहे हैं और सड़क के उस तरफ भी कुछ मकान दिख रहे हैं, जिनसे इस चीज़ का बिल्कुल साफ हो जाती है, चीज़ साफ हो जाती है पूरी तरह से कि ये वीडियो है, ये अवान की कार एक्सीडेंट का ही है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे की कार चकनाचूर हो गई थी। कार में सवार सभी लोग झांसी जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद से मिलने प्रयागराज से झांसी जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अबान अहमद कार की आगे वाली सीट पर बैठा था। कार उसका साथी मोहम्मद जैद चला रहा था, जबकि अबान के पीछे सोनू बैठा था। करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ये कार उसी तरफ डिवाइडर से टकराई जिस ओर अबान बैठा था। यही वजह रही कि उसे सबसे ज्यादा चोटें आईं। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर के कुछ देर बाद अबान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। बात अरुणाचल की। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने एक बार फिर से सीमा सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है। दावा किया गया कि चीन अरुणाचल में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ आसमान की सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी जारी है।
भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन इस बार सोर्स कोड को लेकर भारत और फ्रांस के बीच पेंच की खबर है। और इसी बीच पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर ने माना है कि F-16 को राफेल के सामने उतारना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता था। देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो सीमावर्ती राज्य जहां हिमालय की चोटियों के साथ साथ देश की संप्रभुता की एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा रेखा भी मौजूद है। और यही वजह है कि चीन की तरफ से अरुणाचल को लेकर किया जाने वाला कोई भी दावा सिर्फ नक्शे की लकीरों का विवाद नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा सवाल है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि चीन अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, यानी तथाकथित स्लो एनक्रोचमेंट। लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज किया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से कोई स्लो एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावे बेबुनियाद हैं। भारत का आधिकारिक रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और चीन चाहे कितनी बार इस जमीन पर अपना दावा दोहराए, भारत के लिए अरुणाचल की संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को दक्षिणी तिब्बत बताकर अपना दावा करता है, लेकिन भारत ने हमेशा इस दावे को सिरे से खारिज किया है। इस विवाद की जड़ें आज की नहीं है। 1959 में लॉन्गजू के इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ था। उस वक्त वहां असम राइफल्स की एक पोस्ट मौजूद थी। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारतीय पोस्ट को पीछे हटना पड़ा। लॉन्गजू को लेकर घटनाक्रम के बाद यह इलाका भारत चीन सीमा विवाद के सबसे संवेदनशील हिस्से में गिना जाने लगा। फिर आया 1962 भारत चीन युद्ध। पूर्वी सेक्टर में चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। कामेंग से लेकर सुबनसिरी, सियांग, सियोम और लोहित घाटियों तक युद्ध का असर पहुंचा। लेकिन युद्ध के बाद चीनी सेना अरुणाचल के बड़े हिस्से से पीछे हट गई और आज भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ भारत और चीन की सैन्य तैनाती और गश्त इस इलाके की संवेदनशीलता को दिखाती है। लेकिन आज की तस्वीर 1962 जैसी नहीं है। सीमा पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हुआ है। सड़कें, पुल, फॉरवर्ड कनेक्टिविटी और मजबूत सर्विलांस सिस्टम तैनात किया गया है और चीनी गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई गई है। यानी सीमा की हिफाजत सिर्फ जवानों की बंदूक से नहीं, बल्कि सड़क से लेकर सर्विलांस सिस्टम तक पूरी रणनीतिक क्षमता से हो रही है। चीन की तरफ से दावे नए नहीं हैं। नाम बदलने की कोशिशें हो, नक्शों में बदलाव हो या अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश, भारत का जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। लेकिन जमीन के साथ साथ आसमान भी भारत की सुरक्षा का एक मोर्चा है और इसी मोर्चे पर अब राफेल की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उसकी तकनीकी स्वतंत्रता भी बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। यही वजह है कि भारत के लिए 114 राफेल की संभावित डील सिर्फ नए लड़ाकू विमान खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की एयर पावर का सवाल है। दरअसल भारत के पास पहले से 36 राफेल हैं और अब भारतीय वायुसेना के लिए 114 और राफेल की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मई 2026 में भारत ने राफेल के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तैयार कर लिया था। प्रस्ताव के मुताबिक करीब 94 विमान भारत में बनाए जाने की योजना है, जबकि बाकी विमान फ्लाई अवे कंडीशन में आने हैं। यह पूरा रक्षा सौदा लगभग 3,25,000 करोड़ का है। भारत के इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के जवाब में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने अगस्त 2026 में अपना विस्तृत टेक्निकल और कमर्शियल प्रस्ताव भारत सरकार को सौंप दिया है। लेकिन इस बार दिल्ली सिर्फ विमान नहीं मांग रही, मुद्दा है उस विमान के अंदर मौजूद डिजिटल ताकत पर नियंत्रण का, यानी सोर्स कोड। रिपोर्ट के मुताबिक
राफेल के कुछ बेहद अहम सिस्टम के सोर्स कोड और तकनीकी एक्सेस को लेकर भारत और फ्रांस के बीच पेच बना हुआ है। इनमें रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिशन कंप्यूटिंग से जुड़े सिस्टम शामिल हैं। इन सिस्टम का काम सिर्फ विमान को उड़ाना नहीं, बल्कि रडार से मिलने वाली जानकारी को प्रोसेस करना है, खतरों की पहचान कर सेंसर से मिले डेटा को भी जोड़ना है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान विमान की सर्वाइवेबिलिटी यानी बचे रहने की क्षमता को बढ़ाना है। और चलिए अब बात करेंगे मिलावट के खिलाफ नवभारत के महायुद्ध की। क्या आप भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों से सामान ऑर्डर करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। जंग लगे रैक, हर तरफ गंदगी का अंबार, सब्जियों पर रेंगते कॉकरोच और सड़ा गला सामान। 7 अगस्त को FDA यानी महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मलाड में ब्लिंकिट के एक स्टोर पर छापेमारी की थी। इस दौरान ब्लिंकिट के स्टोर का जो हाल देखा तो जांच टीम भी हैरान रह गई। ये स्टोर स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद FDA ने इस ब्लिंकिट स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया। इन सब के बीच नवभारत के इन्वेस्टिगेशन में क्या खुलासा हुआ, वो जरा देखिए। यहाँ बिल्डिंग के पीछे देखिए, यहाँ पर एक लिफ्ट बनी हुई है। ये एक खुफिया लिफ्ट है और इसको यहाँ पर कवर कर रखा है। इसी लिफ्ट से जो है वहाँ पर सामान ऊपर जो है वो पहले अपलोड किया जाता है और उसके बाद में उसको सामान को जो नीचे लाया जाता है। नीचे लाए जाने के बाद यहाँ पे देखिए, अभी आज भी यहाँ पर और पिछले कुछ घंटों में भी यहाँ पे कुछ सप्लाई चालू की गई थी, उसके निशान आपको दिखाई देंगे, क्योंकि साफ सफाई यहाँ पर नहीं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉयज हैं, देखिए उनकी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, उनके बैग देखिए वो यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे कैसे सामान जो है ये अभी भी रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बरसात में भीगने के लिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है। देखिए ये लहसुन यहाँ पर पड़ा हुआ है, पानी यहाँ पर जमा हुआ है और इस पे कितने मच्छर जो है वो भिनभिना गए। मुंबई की तरह किस्सा बेंगलुरु का भी निकला। बेंगलुरु में क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो के एक गोडाउन पर फूड सेफ्टी वालों ने छापा मारा तो वहां भी फर्श पर कचरा, इस्तेमाल किए गए रैपर और बोतलें, खूब सारी गंदगी, खाली कार्डबोर्ड के डिब्बे पड़े मिले। स्वास्थ्य विभाग ने इस गोडाउन को सील कर दिया। साथ ही कर्नाटक सरकार ने अब होटल्स, रेस्टोरेंट और दूसरे फूड बिजनेस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और चलिए बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, टूटने के कगार पर खड़ा है। इस बीच पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक ऐसा दावा किया जो अगर सच साबित हुआ तो यकीनन पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। साल 2026 में फिर से एक बार पाकिस्तान में ठीक 1971 जैसी पटकथा दोबारा लिखी जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आग लगी हुई है। आटे, बिजली और बुनियादी हक के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब हुकूमत के खिलाफ आर पार की जंग में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की बदकिस्मती की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान भी इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। बलूच विद्रोहियों ने 13 और 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर दिया, यानी कि पाकिस्तान जब अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है तब बलूचिस्तान मातम और विरोध की तैयारी में है। इसके अलावा अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। सेना की चौकियों पर हमले हो रहे हैं और अवाम सड़कों पर उतरकर हुकूमत और मुनीर गैंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वजाहत एस खान के इमरान खान को लेकर एक दावे ने पाकिस्तान के ताबूत पर एक आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है। अगस्त 2023 से ही जेल की सजा काट रहे इमरान से पिछले कई दिनों से उनके वकीलों, डॉक्टरों और परिवार को मिलने नहीं दिया गया था। इस रहस्यमयी पाबंदी ने अफवाह की आग में घी का काम किया और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में गुस्सा फूट पड़ा। वजाहत इस खान के मुताबिक सेना के मुख्यालय यानी GHQ के 3 बड़े अधिकारियों ने आशंका जताई कि इमरान खान अब जिंदा नहीं हैं। इस खबर का बाहर आना था कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इधर दावों की कड़ियां जुड़ रही थी, उधर खैबर पख्तूनख्वा के सबसे युवा और आक्रामक मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने सीधे जंग का बिगुल फूंक दिया। अफरीदी ने हुकूमत को चेतावनी दी कि अगर कप्तान की खैरियत सामने नहीं आई तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद में लोगों का वो समंदर उमड़ेगा जिसे रोकना मुनीर की फौज के बस की बात नहीं होगी।